नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे आपातकाल की, इमरजेंसी की। आज से 46 साल पहले इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। आपातकाल घोषित कर दिया गया था। अब 3 तरह के आपातकाल के प्रावधान हैं हमारे संविधान में। अनुच्छेद 352, 356 और 360। 356 तो आपने बहुत सुना है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए किसी सूबे में। अनुच्छेद 352 है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, आंतरिक अस्थिरता का माहौल देश में पैदा हो जाए तो आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। और 360 में अगर आर्थिक अस्थिरता हो जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। 46 साल पहले इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए अर्धरात्रि से कुछ मिनट पहले, मैं यहां यह भी साफ करना चाहूंगा, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं 25 जून को इमरजेंसी लगी या 26 जून को। 25 जून को अर्धरात्रि से कुछ मिनट पहले तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, वो रबर स्टैंप साबित हुए। एक मशहूर कार्टून भी बनाया गया था उस वक्त कि वो अपने बाथटब में हैं और इमरजेंसी पर साइन कर दिए। और 21 मार्च 1977 तक ये काला युग आजाद भारत ने झेला। पर आज 46 साल बाद हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपातकाल को लेकर भी राजनीति गरमा रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपके सामने अब पेश कर रहा हूं। आपातकाल के काले दिनों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। साल 1975 से 1977 के दौरान हमारे देश ने देखा कि किस तरह से संस्थाओं का विध्वंस किया गया। आइए हम संकल्प लेते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और संविधान में तय किए गए मूल्यों के अनुसार रहेंगे। आपातकाल को काला युग करार दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब कांग्रेस के काल में लगा था, उनकी दुखती रग है, तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि दमन, उत्पीड़न, गला घोटने के पर्याय बन चुके प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं। उधर पवन खेड़ा ने कहा कि आधिकारिक रूप से लगाए और हटाए गए आपातकाल की सीमाएं स्पष्ट थी, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो उससे उलट है। कांग्रेस ने इसके लिए अपने देश के लोगों से माफी भी मांगी, जबकि आरएसएस ने विदेशी शक्तियों से माफी मांगी थी। भारत के लोगों ने कांग्रेस को माफ कर दिया और आपातकाल के 2-2.5 साल के भीतर उसे फिर सत्ता में ले आए। 1980 का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। आरएसएस ने 1975 और 2014 के आपातकाल का समर्थन किया था। मोदी जी, संघ बीजेपी, आप लोग आपातकाल पर व्याख्यान दे रहे हैं। सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद हैं। अब सवाल यह है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने से क्या आज के राजनीति काल की सही समीक्षा हो सकती है? क्या हमें पूरी तरह से बोलने की आजादी है? क्या जो जनता की आवाज हैं, जो उनके सरोकार हैं, उन्हें तवज्जो दी जा रही है? क्या किसी राजनेता को, राजनीतिक दल के नुमाइंदे को बिना बात जेल में ठूसा जा रहा है? यह सवाल सत्ता पक्ष से उठाए जा रहे हैं, अपनी तरफ से जायज सवाल है, लेकिन सवाल दूसरी तरफ से भी उठ रहे हैं। अब 7 महीने से किसान आंदोलित हैं। वो कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुन रही है सरकार। जो कानून हम चाहते नहीं थे उन कानूनों को हम पर थोप दिया गया है। यह जहर का प्याला है। कारोबारियों के हाथ में पूरा कृषि क्षेत्र आ जाएगा, गुलाम बन जाएंगे किसान। सरकार कह रही है और सही कह रही है कि 12 दफा हमने बात की है, लेकिन हकीकत यह भी है कि 5 महीने 4 दिन से
22 जनवरी के बाद अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। आज 26 तारीख को किसानों ने आंदोलन किया, कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया। अलग अलग आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, गाजीपुर बॉर्डर, पंचकुला, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, कोयंबटूर। किसान कह रहे हैं हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा दमन किया जा रहा है। तो ये बहुत ही मौजू सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। और हमें आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं। वी आर नॉट अ नेशन डेमोक्रेसी, हम एक परिपक्व जमहूरियत हैं। और परिपक्व जमहूरियत में वो मादा होता है कि वो अपने गिरेबान में भी झांक सके। राजनीतिक चिल्पों से हटकर आज के सूरत हाल पर हम निष्पक्ष चर्चा करने का दम रखते हैं या नहीं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल 1975 में घोषित इमरजेंसी, आज अघोषित इमरजेंसी और आपातकाल के राजनीति काल में फंसा है किसान। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा हैं, बहुत ही संजीदा प्रवक्ता हैं, गुरु प्रकाश, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, आज के शो के बेहद ही खास मेहमान, और खास इसलिए कह रहा हूं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। केसी त्यागी मेरे साथ हैं और ये भुक्तभोगी हैं, इमरजेंसी में जेल गए थे। देवेंद्र शर्मा, फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट इन द कंट्री, मेरे साथ हैं। और साथ ही साथ किसान नेता योगेंद्र यादव भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो केसी त्यागी साहब 74 साल आजादी को पाए हो चुके हैं। आज इमरजेंसी पर राजनीति हो रही है, टीका टिप्पणी हो रही है। यह हमारी लोकतंत्र, हमारे जमहूरियत की ताकत को दर्शाता है, या दरअसल आपातकाल के नाम पर जहां सत्ता का बेजा इस्तेमाल होता है उसकी पर्दादारी हो रही है। नहीं संदीप जी, 25-26 जून की रात को जो घटित हुआ था उसको आज के संदर्भ में जोड़ करके उसका मूल्यांकन आप कम करने का कष्ट न करें, ये मेरे से आपसे निवेदन है। वो फासिज्म था, वो हिटलरशाही थी। और मुझको पिछले दिनों पोलैंड में जाने का मौका मिला। हम तो बड़ी बड़ी घटनाओं को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। पूरा यूरोप, पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स, जितने भी मुल्क हैं उसमें रैलीज निकल रही हैं, वॉल राइटिंग हो रही है, अप विद डेमोक्रेसी, डाउन डाउन विद फासिज्म। 70 साल के बाद हिटलरशाही के खिलाफ लोकतंत्र का गला घोटा गया था। हिटलर डेमोक्रेटिक तरीके से जीत का आया था, फिर उसने वहां संसद को खत्म कर दिया, विपक्षी पार्टियों को खत्म कर दिया और वो तानाशाह बन गया। और वो चला पूरे यूरोप को लूटने के लिए, खत्म करने के लिए। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि 25-26 की जून की जो रात है वो हिटलर के उन दिनों की रातों जैसी रात है। और ये कोई हमें दबाने के लिए, जेल भेजने के लिए नहीं था, ये अपनी डायनेस्टी को कायम करने के लिए था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती गांधी को भ्रष्ट आचरण के आरोप में लोकसभा से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी, खत्म कर दी और 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। जगमोहन लाल सिन्हा को रिश्वत दी गई कि आपको हम सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं। शांति भूषण वकील से कहा गया कि हम आपको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाते हैं। और जगमोहन लाल सिन्हा के टाइपिस्ट को भी ब्राइब करने की कोशिश की। जब ये सब चीज नहीं हुई, उसके बाद सारे मुख्यमंत्री आकर के, सारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर आकर के, सारे पीसीसी प्रेसिडेंट आकर के कहने लगे आप देश की प्रिया है, दैट यू आर द नेशन।
एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से, जब कोई नेता पार्टी का पर्याय हो जाए, जब कोई नेता देश का पर्याय हो जाए और अपने परिवार की सत्ता को थोपने का प्रयास करे, उसको फासिज्म बोलते हैं। नहीं तो ये अगर बात मैं एक सेकंड के लिए 26 जून केसी त्यागी साहब हालात एक हैं, सेकंड के लिए रोकूंगा, तो संदीप जी ना तो एक सेकंड के लिए रोकूंगा। देवव्रत बरुआ का वो बड़ा ही इनफेमस जिस नजरिए से आप देखें वो बयान, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, आप उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। पर आज की तारीख में इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया, उस राह पर भी तो हम चल रहे हैं। नहीं, अभी किसी भाजपा के प्रवक्ता का ये बयान नहीं आया है। जिस दिन बयान आएगा मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो नहीं, बयान आए हैं, एग्री करता हूं। देश के पिता हैं, संबित पात्रा ने बोला है देश के पिता हैं, राष्ट्र का प्रतीक नहीं माना। नहीं, देश के पिता हैं ये बोला है संबित पात्रा ने, गौरव भाटिया ने बोला है, पिता बोलते रहे, मैं नहीं मानता ना। हाँ, हमारे नहीं, पिता तुल्य बोलना कोई बुरी बात हाँ, नहीं, वो बुरी बात नहीं होंगे। मेरे से तो 2 साल छोटे हैं मोदी जी, तो मैं कैसे पिता तुल्य उनको खैर, मैं गंभीर विषय पे आना चाहता हूं। हाँ। तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कह रहा हूं, हालांकि इनकी पार्टी ने उसके लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग करके एक अच्छा काम किया है। 22 जून को रामलीला मैदान में जेपी की मीटिंग है। पटना से सारे जहाज कैंसिल कर दिए जाते हैं कि जेपी जो है पटना ना आ जाए। 25 जून को रामलीला मैदान में फिर मीटिंग होती है और लोकदल की तरफ से सतपाल मलिक जो गवर्नर है मेघालय के, उनके साथ जेपी के मंच पे आखिरी दिन बैठने का सौभाग्य मुझे भी है। मदन लाल खुराना जी कन्वीन कर रहे हैं और इंदिरा जी इस्तीफा दें, चुके कोर्ट कह चुकी है। मुरारजी भाई अध्यक्ष बनते हैं, नानाजी देशमुख जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और देश भर में इंदिरा जी का इस्तीफा होना चाहिए, इसकी मांग की जाती है। और पूरा 18-19 महीने का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी को स्थापित करने के लिए, गरीब जनता को तंग करने के लिए और हमारे जैसे लोगों को जेल में डालने में खत्म होता है। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, राजनारायण जी, मधुलिमेन जी, मुरारजी भाई एंड अबो ऑल जयप्रकाश नारायण, ये सब के सब ये 124 में होते हैं टू वेज वार अगेंस्ट द स्टेट, जिसका आजकल कांग्रेस कह रही है कि आपातकाल की भी स्पष्ट सीमाएं हालात होते। यहां पर देखिए तर्क क्या दिया जा रहा है कि आपातकाल की भी स्पष्ट सीमाएं थी, आज तो सारी सीमाओं को लांघ दिया गया है। कांग्रेस पार्टी मेन विपक्षी पार्टी है और सरकार का असरदार तरीके से विरोध करने का अधिकार उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो मुरारजी भाई के नेतृत्व वाली 77 की जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। यह भी हमारा दिया हुआ अधिकार है, लेकिन उनको कहने का अधिकार है। उस समय हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। पीआईबी को दिखा करके खबरें छपती थी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम ऑल इंदिरा रेडियो हो गया था। अखबार छपते थे, उसमें जयप्रकाश नारायण तक का फोटो नहीं छपा कि ये गिरफ्तार हो गए हैं। तो उसका इससे तुलना मत कीजिए। यद्यपि किसानों के द्वारा उनके शोषण, उत्पीड़न और जुल्म और जाति के खिलाफ जितने भी सवाल हैं, मैं आंख बंद करके उनका समर्थन करता हूं। और किसान भी तो कह रहे हैं यह घोषित इमरजेंसी है, हमसे कानून के बारे में पूछा नहीं गया, हमारे गले में थोप दिया गया, ठूंस दिया गया। वो भी कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी है। उनको अपनी बात कहने का डेमोक्रेटिक अधिकार है। अगर अब से 25 जून को उन्होंने ये कहा होता तो सब के सब मेरठ जेल में होते मेरे साथ, और आप भी मेरे साथ बंद होते, क्योंकि आप भी बड़ी वकालत करते हो वकीलों इनकी, किसानों की। तो मैं और आप दोनों एक साथ होते किसानों के साथ अगर घोषित इमरजेंसी ये इमरजेंसी होती। लेकिन इवन देन किसानों से ज्यादा तकलीफ में, पत्रकार तो जेल में घुसे जा रहे हैं, में, शोषण में, पत्रकार तो जेल में डाले जा रहे हैं। केसी त्यागी साहब, ऐसी बात भी नहीं है कि पत्रकारों को जेल नहीं हो रही। संदीप चौधरी जी, आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग 1200 पत्रकार आपातकाल में जेल गए थे, जिसमें कुलदीप नैयर भी शामिल थे। 1200। और जो जुल्म जातियां हुई थी, देखिए
आप मेरे से कई साथी छोटे हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। जॉर्ज फर्नांडिस एक हमारे नेता थे, उनके भाई के लॉरेंस फर्नांडिस के नखून निकाल लिए थे। बताओ जॉर्ज कहां है? और जॉर्ज फर्नांडिस को जिंदा या मुर्दा मार दो, ये आदेश श्रीमती गांधी का था। जब वो पकड़े गए कलकत्ता में, तो हम लोगों ने बीबीसी लंदन को पहले बता दिया कि जॉर्ज हैज बीन अरेस्टेड। उनकी रिलीज के लिए उनको मारा ना जाए, जर्मनी के चांसलर विली ब्रांट ने इंदिरा जी को कहा था कि खबरदार इसको कुछ मत कहना। तो इसको उससे मत मिलाओ। लेकिन किसानों को बदनाम करने का कोई प्रयास होता है मुझको अच्छा नहीं। किसानों के जुल्म जाति पर मैं तो आपके चैनल में पहले कह चुका, देवेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, एमएसपी से अब कुछ नहीं होने वाला। परसों से जो देश के पूंजीपति हैं और जो खास तौर से गन्ना के जो पूंजीपति है, गन्ना मिल मालिक है, वो कह रहे 34 रुपए 50 पैसे हमारी चीनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो डीजल के दाम मिल मालिकों के लिए बढ़ते हैं, किसानों के लिए नहीं बढ़ते। कॉपर का दाम दुगना हो गया, स्टील का दाम दुगना हो गया। तो जो इनपुट्स हैं, जो हमारी इस्तेमाल की चीजें हैं, तो मैं देवेंद्र शर्मा जी से भी कहूंगा कि अब एमएसपी नहीं, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। इस पर मैं आता हूं, पर मुझे एक सेकंड, आलोक शर्मा, आपातकाल की सीमाएं स्पष्ट थी, स्पष्ट सीमाएं थी आपातकाल की। देश ने आपको माफ भी कर दिया, 2.5 साल बाद आपको फिर से चुन लिया, तो मतलब आपातकाल जायज था। सीमाएं स्पष्ट थी, जिसे चाहो जेल में ठूस डालो। 1200 पत्रकारों को जेल में डाल दिया। उस युग को, उन 19 महीनों को आज के युग से आप कंपेयर कर रहे करने का कहीं पर कोई प्रश्न नहीं है। और मैं 4-5 विषय जो आए हैं, त्यागी साहब मेरे पिता तुल्य है, मैं कह सकता हूं, लेकिन त्यागी साहब को इंदिरा जी की स्टेटमेंट तो याद है, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने पिता नहीं कहा था, बाप कहा था उन्होंने, वो याद नहीं है त्यागी साहब को। त्यागी साहब मेरे वास्तव में पिता तुल्य हैं और पूरी तरह से मैं उनका मान सम्मान रखते हुए कुछ चीजें कहना चाहूंगा। क्या मीडिया में नोटबंदी जैसी कुकर्म के खिलाफ कहीं पर देखा आपने कुछ लिखा हो? क्या संवैधानिक संस्थाओं का जितना बुरा हाल आज है, इमरजेंसी में भी नहीं था? आप कह रहे हैं साहब जेपी मूवमेंट और तमाम चीजें रही, आज क्या कोई व्यक्ति किसी भी न्यायालय से कोई सरकार के खिलाफ एक पीआईएल एक्सेप्ट करवा सकता है? एक आरटीआई का जवाब सरकार से सरकार के खिलाफ आ सकता है? सीएजी मुर्मू साहब जो बैठे हैं, क्या एक किसी चीज के ऊपर कोई जजमेंट आ सकता है? राफेल जैसा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, क्या वैसा इमरजेंसी में कोई जजमेंट आया था जिसमें घुमा फिरा के कहा गया कि ऐसा है, एक्स है, वाई है, जेड है, फिर ए है, फिर बी है, फिर 1.2% है? नोटबंदी पे जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, 1.25 साल लगे आरबीआई को यह आंकड़ा बताने में कि कितना पैसा नोटबंदी में जमा हुआ, कितना काला सफेद, आज तक किसी को पता चला। आज भी त्यागी साहब देवेंद्र जी से सवाल कर रहे हैं, बीजेपी से नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि साहब विपक्ष हैं हम, क्या विपक्ष के संघर्ष के सारे रास्ते इस सरकार ने ना रोक दिए हैं? क्या होता है विपक्ष? मीडिया में जाता है। क्या मीडिया में जा सकते हैं आज? क्या कहीं पर अखबार में आप बोल तो रहे हैं कांग्रेस की? आलोक शर्मा बोल तो रहे हैं। संदीप भाई कितने प्लेटफॉर्म बचे? आपके शो को छोड़ दीजिए, सुबह से शाम तक मोदी नामा पढ़ा जाता है। क्या नहीं पता है? एक एक डिबेट में 5-5 लोग बीजेपी के बैठते हैं, और जो राजनीतिक विश्लेषक या डिफेंस एक्सपर्ट के नाम पर बीजेपी से 4 सवाल कर ले, अगले दिन वो दिखाई नहीं देता टीवी शो पर। आप बताइए कितने टीवी चैनल्स की हिम्मत हुई कि ये कह सके चीन हमारे यहां पर घुस गया है, हमें लताड़ा गया। कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस ऐसा करती है। क्या चीन घुसकर नहीं बैठा था? क्या देश के प्रधानमंत्री ने झूठ नहीं बोला? कांग्रेस का गला घोटा जा रहा है, उस कांग्रेस का जो 2 साल से अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, ये बीजेपी ने कर दिया। संदीप भाई, वो हमारा आंतरिक मामला है, हम उसको निपट लेंगे। हाँ। क्या वो मोदी जी की वजह से नहीं है? हमारा केवल ये कहना है कि क्या नोटबंदी के खिलाफ कि ये गलत है, ये कुकर्म है, एक अखबार की कटिंग दिखा सकते हैं आप मुझे? किसान आंदोलन में हमें किस तरह से रोका गया, किसानों को किस शब्दावली के साथ छुट भैया पत्रकारों ने टीवी चैनल्स पर बैठकर किस तरह से संबोधित किया, नहीं देखा आपने? आपने क्या क्या शब्दावली का इस्तेमाल पत्रकारों ने नहीं किया? किसानों के लिए खालिस्तानी आतंकवादी बीजेपी कम करती थी, पत्रकार ज्यादा करते थे। क्या सच है कि नहीं है? आप कहते हैं कि साहब विरोध का अधिकार है। आप किस पत्रकार को जेल में डाला गया?
मैं कह रहा हूं 100 मैंने से खुद ज्यादा ये सवाल पत्रकारों पूछा, के पर ऊपर। मैं आपसे ये एक सवाल मिनट पूछ संदीप रहा भाई, हूं। मैं उत्तर दे रहा हूं। क्या संदीप भाई 1200 पिछले पत्रकारों 3 को महीने डाल के दिया अंदर, गया? क्या नहीं, अखबार मुझे के केवल पन्ने ये बताइए, खाली रखे गए जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने मैं रखा? बताता हूं। अरे साहब, पूरे पूरे पेज पर मोदी साहब की फोटो छपी और तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, जब सोशल मीडिया ने उजागर करना शुरू किया, उसके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ? विश्व गुरु मोदी, और वैक्सीन में फिर लाखों लोग मर गए वैक्सीन के बिना। किस कोई पूछने वाला है? कोई नहीं है। नहीं पूछा। सुप्रीम हमने तो कोर्ट देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन की पॉलिसी पैसे लिए जा रहे हैं वो आर्बिट्ररी। देखिए मुझे कहा लगता है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फेस सेविंग शब्द इस्तेमाल तर्कहीन कर रहा है, हूं। मनमाना है सरकार का रवैया, ये कहा सुप्रीम मैं कोर्ट कह ने। रहा हूं, बिल्कुल मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को खुद को कटघरे में खड़ा कर गया। 4 जजों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सरकार इतना भयंकर इंटरफेयर कर रही है, तो ये अघोषित इमरजेंसी से भी ज्यादा था। और उसके बाद क्या हुआ? हमने तो माफी भी मांगी उसके लिए 1980 में। त्यागी साहब को पता है अच्छा, कि किस तरह एहसान से किया माफी जनता ने मांगकर? वापस, नहीं एहसान की बात नहीं है। अगर गलती हो गई तो माफी मांग लेनी चाहिए जनता से, इसमें कोई एहसान की बात नहीं। 6 मोदी महीने जी के माफी लिए मांगेंगे? लगती है इमरजेंसी। अरे साहब, 3-3 बार इमरजेंसी में कितने लोग, आपने उसको इमरजेंसी आगे में बढ़ाया। संदीप भाई इमरजेंसी में कितने लोग मरे थे? आप जेल जाने की बात करते हैं। एक किसान आंदोलन में 1000 के करीब लोग मर गए। बीजेपी के प्रवक्ता से हिम्मत है किसान भी कहते हैं 600, 1000 का आंकड़ा आपका है, किसान कहते हैं 600 किसानों की शहादत हुई है। नहीं, 700 कुछ आंकड़ा ऑफिशियल है, उसके अलावा भी मरे। चलो 700 है, 750 है, 650 है। क्या त्यागी साहब की हिम्मत है कि बीजेपी के प्रवक्ता से कहें अभी कि माफी मांगिए आप लोग, किसान इतने कैसे शहीद हो गए? त्यागी साहब को अपनी सरकार चलानी है बिहार में। मुझे लगता है कि आज अघोषित इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरा हाल है। सृजन घोटाला होता है, वही नीतीश कुमार जो है, आज त्यागी साहब बहुत कांग्रेस कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2015 के भाषण त्यागी साहब भूल गए मोदी जी के? क्या कौन कौन से आरोप त्यागी जी के ऊपर नहीं लगाए थे, उनकी पार्टी के ऊपर नहीं लगाए थे? उसके बाद सरकार बन गई, वो पाक साफ हो गए। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, आप कह रहे हैं हमारे पास अध्यक्ष कार्यकारी पूरी तरह से नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, सीबीआई में कितने अधिकारी गुजरात के रखें? क्या हुआ था 2 साल तक? ऐसा नहीं हुआ कि सीबीआई को जो है वो डायरेक्टर नहीं मिला। सीबीआई जो दिल्ली पुलिस एक्ट से चलती है, उसको रात को 2 बजे सीबीआई के कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। इमरजेंसी में किसी असंवैधानिक संस्था को इस तरह से हुआ था? मुझे लगता है कि नहीं हुआ। जनसंघ को अपना नाम बदलना पड़ा, इतनी थू हुई इन लोगों की। आप चरण सिंह के और तमाम लोगों के जो नाम ले रहे हैं, वो मैं बिल्कुल उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उसके बाद सब कहां गायब हो गए? इस देश में सुई नहीं बनती थी। ये वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आज आप एक इमरजेंसी को लेकर केवल ये कहना चाहें कि पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहें, मैं समझता हूं कि आज के विषय से बात होना चाहिए। आज के विषय से ही हम बात कर रहे हैं। एक मिनट, अब गुरु प्रकाश रिस्पॉन्ड करेंगे। 10 लाख लोग, 10 लाख किसान देश की राजधानी पे 7 महीने से बैठे हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब वो तो इमरजेंसी बहुत खराब थी, पंडित नेहरू बहुत खराब थे, इंदिरा जी बहुत खराब थी। अरे भाई, देश के अंदर हिटलर बैठे हुए हैं। देश के अंदर जिस तरह का शासन है, गुरु प्रकाश को स्क्रीन पर लाइए। गुरु प्रकाश, 75 की याद दिलाकर आज के युग की चर्चा को आप बैक बर्नर पर लाना चाहते हैं? संदीप जी, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था आदरणीय आलोक जी की बातों को, लेकिन आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। एक तरफ हिटलर का नाम लेते हैं और उसी सेंटेंस में बोलते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पे किसान बैठे हैं। तो ये दोहरे मापदंड बहुत लंबे समय तक चलेंगे नहीं। संदीप जी, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं जो बिल्कुल पिछले 1 हफ्ते में हुआ है। हम लोगों के वैचारिक मतभेद होते हैं और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से थे, लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया कि लॉन्ग टर्म पीस के लिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए एक डायलॉग जरूरी है। और डायलॉग 23 महीने बाद डायलॉग होता है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी के इन्हीं तमाम नेताओं को या तो नजरबंद कर दिया जाता है 1-1.5 साल तक, या जेल में डाल दिया जाता है, और उस गुपकार गठबंधन के लोग जो मिले प्रधानमंत्री से, उन्हें गुपकार गैंग कहा जाता है। यह भी हुआ। संदीप जी, केसी त्यागी जी ने बोला हस्तक्षेप नहीं किया आपने, आलोक जी ने बोला हस्तक्षेप नहीं किया आपने। मैं आग्रह करूंगा, और मैं तो पैनल में सबसे छोटा हूं, मेरी आयु जितनी है उससे अधिक अनुभव है केसी त्यागी जी का, तो मतलब मुझे थोड़ा समय दिया जाए। पूरा समय दूंगा गुरु जी। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारे वैचारिक मतभेद हैं कुछ दलों से, लेकिन हमने वो सामने नहीं रखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, 3.5 घंटे की चर्चा हुई,
परिसीमन होना है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्टेज वाइज बहाल करना है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी का चुनाव होता है, लद्दाख में हिल काउंसिल का चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव हो, कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद, परिसीमन के बाद चुनाव हो। कश्मीर के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है या घर में नजरबंद किया जाता है, उन्हें पाकिस्तान परस्त कहा जाता है। परिस्थितियां कुछ और थी। अच्छा, वो स्थितियां संदीप जी, फिर आप, हाँ संदीप जी, वो परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन डायलॉग किया गया, कंसल्टेशन किया, पहली बात। दूसरी बात, ट्विटर को लेकर के, ट्विटर पे देश के उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लूटिक वेरिफिकेशन हटा दिया जाता है, सीनियर मिनिस्टर का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन ट्विटर फिर भी भारत में, आप समझिए इसको, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक इंपॉर्टेंट व्हीकल है, ट्विटर अभी भी है। और ट्विटर से बातचीत के माध्यम से 3 महीने का समय दिया गया कि भाई गाइडलाइन बनाया, आप गाइडलाइन को फॉलो करिए। ये कंसल्टेशन है, ये चर्चा है, ये संवाद है, ये विमर्श है। इसीलिए पिछले 7 सालों में सेडिशन जो है, देशद्रोह, बाबा आदम के जमाने का कानून है, 1871 में इजाद हुआ, जिसने इजाद किया, गोरों ने हमें गुलाम बनाए रखने के लिए, किसी पे भी लगा दो देशद्रोह, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, तमाम लोगों पर ये लगे, और उसी ब्रिटेन ने 2009 में यह कानून हटा दिया। और आज भी हमारे देश में यह कानून ना सिर्फ है, पिछले 7 साल में जबरदस्त इजाफा हुआ है लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मामले ठोके जाने को लेकर। नहीं, बिल्कुल इस पे रीथिंक होना चाहिए। मैं इस पे आपके साथ खड़ा हूं, इस पे रीथिंक होना चाहिए, लेकिन यह भी सवाल पूछना चाहिए कि सेडिशन का मिसयूज किसने किया है। आंकड़े हैं मेरे पास, सेडिशन क्या है? सरकारी तो करती है, सरकार लगाती है सेडिशन। नहीं, हाँ, तो सेडिशन का मिसयूज किसने किया है संदीप जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिन्हें जेल में डाला जाता है वो कोर्ट से बाइज्जत बरी होते हैं, बरी नहीं, माफ कीजिएगा, बेल मिलती है, ये कहते हुए कि ये तो लोकतांत्रिक हक है, सवाल पूछे जा सकते हैं। पत्रकारों से भी, उनके खिलाफ भी इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए। विनोद दुआ उसका एक उदाहरण है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बाद आप जानते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब भी बात होगी, कांग्रेस के शासनकाल में जितने पुस्तकों को बैन किया गया है, मैं अगर नाम लेने बैठूं तो आपका पूरा शो निकल जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिनको बताना चाहिए। सेटेनिक वर्सेस पूरे दुनिया में कहीं बैन नहीं किया गया था, और वो इमरजेंसी का दौर नहीं था, लेकिन किनके दबाव में भारत में बैन किया गया हम सब जानते हैं। रेड साड़ी एक पुस्तक आई थी, जेवियर मोरो ने लिखा था 2010 में, उसको बैन किया गया। डिसेंट ऑफ एयर इंडिया की पुस्तक आई थी, उसको बैन किया गया था। तमाम पुस्तकें जिनको बैन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात ये लोग करते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि भाई जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, 2 साल से अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं, सामूहिक नेतृत्व नाम की कोई चीज नहीं है, वो लोगों को डेमोक्रेसी पे लेक्चर दे रहे हैं। कितने दुख की बात है। देखिए, नहीं, पर डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का हक होता है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। तो 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने, 1 मिनट सुनिए, तो 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी प्रेस वार्ता की है जिसमें पत्रकार उनसे सवाल पूछ सके। कल भी प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे 11 बजे, जैसे एक परंपरा बन गई है, हर महीने के आखिरी इतवार को मन की बात करते हैं, लेकिन सवालों के जवाब 7 साल में नहीं दिए प्रधानमंत्री ने। यह लोकतांत्रिक तरीका है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। आपने संदीप जी कभी चिट्ठी भेजी है मन की बात में कोई सवाल पूछते हुए? मैं पूछना चाहता हूं, मन की बात में सवाल पूछूं? नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की जरूरत। नहीं, संदीप जी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के दूसरे नुमाइंदों ने किया है, ऐसा नहीं कि सरकार के दूसरे नुमाइंदों ने किया है। नहीं, सरकार के बहुत मिनिस्ट्री से हुआ था, हेल्थ मिनिस्ट्री रोज करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस कोविड को लेकर के। देखिए, विषय ये नहीं है। अच्छा, विषय नहीं है बात है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, 2014 के बाद कुछ लोगों की मठाधीशी समाप्त हो गई है। जो सरकार के साथ बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको लगता था 2014 के पहले एक परिवार की परिक्रमा करके हम शासन के पास रहेंगे और शासन का मलाई खाते रहेंगे। उनकी ये मठाधीशी समाप्त हुई है, तो उनके पेट में दर्द शुरू हुआ है। बहुत सारी पुस्तकें हैं हमारे पास। भूमि कपूर की पुस्तक है, कुलदीप नैयर का नाम दिया गया। मैं तो उस वक्त था नहीं, तो उस पुस्तकों के आधार पर मैं देखता हूं। आपके घर पे अखबार सुबह ना आए, आप अपने मन की पिक्चर नहीं देख सकते हैं। जो सरकार बोल रही है, सरकार के समाचार सुनने को आप मजबूर हैं। इसलिए इस टेम्पलेट से हमें सावधान रहने की सख्त आवश्यकता है, जो 2014 के बाद सरकार ने दिखा है। जो तथाकथित ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी खो चुकी है, और सिलेक्टिव रेस्पेक्ट है उनका। अभी मैं आलोक जी को सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, इलेक्शन कमीशन तक तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं।
और घोटाले की बात आप तो मत करिए, आपके पास तो कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। अगर मैं गिनाना शुरू कर लूं तो शो निकल अब जाएगा। योगेंद्र यादव स्क्रीन पर। योगेंद्र यादव, आप भी जो कांग्रेस आरोप लगा रही है जी, अघोषित इमरजेंसी है देश में अघोषित इमरजेंसी है, तो 7 महीने से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर आप डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। 12 दौर बातचीत करती है सरकार और आप कहते हैं अघोषित इमरजेंसी है। संदीप भाई, मैंने चर्चा को बहुत ध्यान से सुना, माफ कीजिएगा थोड़ा देरी से ज्वाइन कर पाया हूं। पहली बात, हम ये स्पष्ट कर लें, देखिए जो कांग्रेस वालों ने कहा कि इमरजेंसी में कुछ सीमाएं थी, ये बिल्कुल बेकार की बात है। कांग्रेस वाले पता नहीं किस मुंह से लोकतंत्र और इमरजेंसी की बात करते हैं। सच ये है, इमरजेंसी में कोई सीमा नहीं थी। संजय गांधी के गुंडों की, मैं तो कहूंगा, बिल्कुल खुला राज था। इस देश की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को खत्म कर दिया गया था। तो वहां सीमाओं की बात करना तो बहुत ही हास्यास्पद होगा। सवाल ये नहीं है कि क्या सन 1975 और 77 में जो हुआ, क्या वो चीजें हूबहू आज दोहराई जा रही है? इतिहास में कभी नहीं ऐसा होता है। 20वीं सदी में लोकतंत्र की हत्या करने का एक स्टाइल हुआ करता था। स्टाइल ये होता था कि कोई व्यक्ति रेडियो या टीवी पे आके कहता था कल से ये अधिकार सस्पेंड, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड, ये वो। 21वीं सदी का वो फैशन बदल गया है। 21वीं सदी में कोई ऐसा नहीं करता है। भारत की विशेष बात नहीं है, पुतिन भी रूस में ऐसा नहीं करते हैं। जो तुर्की में हो रहा है वहां भी वैसा नहीं होता। जो श्रीलंका में आजकल होना शुरू हो गया है वहां भी ऐसा नहीं होता। तो 21वीं सदी में लोकतंत्र का गला घोंटने का स्टाइल जो है वो झटके वाला नहीं है। वो 20वीं सदी का स्टाइल था, वो छोड़ दिया गया है। आजकल 21वीं सदी में लोकतंत्र की हत्या करने का स्टाइल यही है कि एक एक इंच करके रोज गला रेता जाता है और उसके साथ में लोकतंत्र के बहुत सुंदर मंत्र पढ़े जाते हैं, बड़े सुंदर जुमले पढ़ाए जाते हैं। पर 12 बार आपसे बातचीत की, आपको नहीं बुलाया, आपसे थोड़ी आपत्ति थी, पर आपके तमाम सहयोगी गए विज्ञान भवन में, बातचीत हुई। मैं यही कह रहा हूं संदीप भाई कि 21वीं सदी का जो स्टाइल है लोकतंत्र की हत्या का, उसको हम देखें। इमरजेंसी में क्या गड़बड़ था? इमरजेंसी के औजार क्या थे? वो हमेशा 10-20 साल में बदल जाते हैं। मूल भावना इमरजेंसी की क्या थी? नंबर 1, विपक्ष का सम्मान नहीं। अगर कोई मेरा विरोध कर रहा है तो देश का विरोध कर रहा है। इंदिरा गांधी खुल के कहती थी ये बात। दूसरा ये कि किसी स्वतंत्र संस्था की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, वो खुल के जुडिशरी की मांग करते थे। 2, नंबर 3, किसी तरह की स्वतंत्र खबर आने की कोई गुंजाइश नहीं। तो हम चर्चा तो कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक चीज पर बातचीत कर रहे हैं। जी 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 जी, मैंने वही कहा, 21वीं सदी में तीनों चीजों के औजार बदल गए हैं, लेकिन भावना ठीक वही है। भावना वही है कि मेरे विरोध करते हो तो देश के विरोध, आपको देशद्रोही। इस देश में अचानक या तो पिछले 7 साल में बहुत ज्यादा देशद्रोही पैदा हो गए हैं, या इस पार्टी ने देशद्रोही पैदा कर दिए हैं, या कि इस पार्टी को देशद्रोही ज्यादा दिखाई देने कितने लोगों को, कितने किसान नेताओं को 7 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं, कितनों को जेल में डाला है? वहां तो पूरी राजनीतिक जमात विपक्ष की जेलों में ठूस दी गई थी 19 महीने तक के लिए। मैं वही बात कह रहा हूं संदीप भाई, अगर मेरे से कोई कहेगा कि क्या इस वक्त एग्जैक्टली इमरजेंसी वाला मामला हो रहा है, मैं कहूंगा कि नहीं, वैसा तो होने की संभावना ही नहीं है। वो 21वीं सदी का स्टाइल बदल गया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम देख नहीं रहे हैं संदीप भाई, वो ये है कि तब आपातकाल में आपातकाल था। उसको कहा गया था कि किसी सीमित कारणों से देश पे इमरजेंसी है, देश पे खतरा है, कुछ सीमित समय के लिए विशेष प्रावधान लाए जा रहे हैं, फिर उसको हटा दिया जाएगा। आज सबसे खतरनाक बात यह है, अगर कोई मुझे कहे कि इमरजेंसी के 21 के मुकाबले में आज 19 हो रहा है, मैं एकदम मान जाऊंगा। हाँ, कई चीजों में 19 हो रहा है, इमरजेंसी में 21 हुआ था, लेकिन फर्क यह है कि इमरजेंसी में उनको एक विशेष प्रावधान बताया जा रहा था, आज इसे लोकतंत्र की सामान्य अवस्था बताया जा रहा है। तो बीजेपी इतनी लोकप्रिय पार्टी क्यों है? नरेंद्र मोदी की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है? क्यों वो 303 का आंकड़ा छू लेते हैं चुनाव में? आप क्या ये कह रहे हैं कि देश की जनता वो इतनी मासूम या नादान या इतनी मूर्ख है? मैं जिम्मेदारी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि इमरजेंसी लगाने वालों पर
अघोषित इमरजेंसी लागू करने वालों को वो थम्स अप देगी, उनके लिए बटन दबाएगी? आप तो जाने माने सफोलॉजिस्ट भी हैं। पहली बात, हम भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी जी भी 1971 के चुनाव में एक अभूतपूर्व जीत लेके आई थी, छोटी मोटी नहीं। उस जमाने में पंडित नेहरू भी कभी इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सके थे जितनी इंदिरा गांधी ने हासिल की थी। तो इंदिरा गांधी भी बहुत लोकप्रिय थी, और बहुत लोकप्रिय नेताओं को ही ऐसा घमंड होता है जो कि उन्हें इमरजेंसी जैसी स्थिति में लेके आता है। तो मुझे कई बार लगता है कि मोदी जी की सच्ची वैचारिक गुरु, ये बेचारे बीजेपी वाले नहीं, आरएसएस वाले नहीं, उनकी सच्ची गुरु तो इंदिरा गांधी है, जिसके नक्शे कदम मैं अब देवेंद्र शर्मा आपके पास आऊं, एक ब्रीफ कमेंट चाहूंगा। केसी त्यागी, आप कह रहे हैं कोई मिलान ही नहीं है जो 1975 में हुआ और जो आज है। योगेंद्र यादव कह रहे हैं वही परिस्थितियां हैं, तरीके बदल गए हैं, तौर बदल गए हैं, औजार बदल गए हैं। आपका क्विक कमेंट। मैं योगेंद्र जी से कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। क्या आज कोई संजय गांधी है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ सेंटर? क्या ये भूल जबलपुर हाई कोर्ट में के जज ने कहा कि हम अगर गोली भी मार देते हैं किसी, क्या 2 लाख आदमी, 2 लाख सत्याग्रही जेल में गए? क्या 1200 पत्रकार जेल में गए जिसमें कुलदीप नैयर साहब भी मौजूद थे? क्या घरों की कुड़कियां हुई? नहीं, क्या तो वही तो कह रहे हैं योगेंद्र यादव के तरीके बदल गए हैं। अब वो चीज नहीं हो रही जो 20वीं सदी में होती थी। योगेंद्र किसानों के सवाल को उठा रहे हैं। मेरी सत्य, जैसे आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा, क्या 25 जून को जब हम वहां पर सभा कर रहे थे तो जेपी ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि सत्ता परस्त दो, ये कर दो। उनका ये कहना था इस सरकार ने अपना इकबाल खत्म कर दिया। आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप अहम बात कह रहे थे, लेकिन देवेंद्र शर्मा बात किसानों की भी, और केसी त्यागी ने आपसे यह सवाल पूछा कि जब आंदोलन 7 महीने से चल रहा है, 12 दौर की बातचीत हुई है, पर सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, ये बात उनके गले नहीं उतरती है, ना ही ये बात गले उतर रही है। वहां वो किसानों के पक्ष में है, लेकिन यह बात भी गले नहीं उतर रही कि देश में इस वक्त अघोषित इमरजेंसी है। किसान कह रहे हैं अघोषित इमरजेंसी है। देखिए, इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर 7 महीने से चल रहा है, और किसी भी डेमोक्रेसी में एक जो एक्सप्रेशन होता है प्रोटेस्ट का माध्यम से, उसका मतलब यही होता है कि सरकार उस आवाज को सुने, उससे डायलॉग करे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 12 डायलॉग हुए थे और उसके बाद अब तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, कोई कहीं बात आगे नहीं बढ़ रही है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये 7 महीने अपने आप में एक बहुत बड़ा समय होता है संदीप जी। और इस किसी भी डेमोक्रेसी में किसी भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि देखा जाए इस प्रदर्शन को या इस प्रोटेस्ट को या इस मूवमेंट को किस तरीके से एक बड़ा एमिकेबल रास्ते से उसको समाप्त किया जाए। मुझे लगता है कि ये जो एक अपना एक पोजीशन लेकर हम बैठ जाते हैं कि भाई हम इससे टस से मस नहीं होंगे, और आप बताइए कि इसमें काला क्या है, ये जो बातें होती आई हैं, ये हम सब जानते हैं कि इसको बेसिकली डिले टैक्टिक्स हैं, इसका कोई और ज्यादा अहम मतलब नहीं है। अगर वाकई ही हम इस मूवमेंट को समाप्त करना चाहते हैं, हम फार्मर्स की बात को सुनना चाहते हैं, जैसे कि किसान कह भी रहे हैं, आज जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां ये बात कही जा रही है कि किसानों ने सर्दी भी सही, गर्मी भी सही, बरसात भी सही, और अब जो मौसम है उसको भी सहने को तैयार बैठे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? आफ्टर ऑल ये 7 महीने कम तो नहीं होते ना संदीप जी। मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक रोल जो होना चाहिए कि डायलॉग कंटिन्यूअस रहना चाहिए, उसको समाप्त करने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ना कि हम उसको तो किसान भी तो कहते हैं कि कानून हटाओ तभी बात बनेगी, बीच का रास्ता तो कोई अख्तियार नहीं कर रहा, और सरकार कहती है कि नहीं, ये पूरे किसानों के नुमाइंदे कैसे, हम क्यों माने, ये तो कुछ इलाकों के किसान हैं।
यही आर्गुमेंट्स हैं जिनको मुझे लगता है कि नजरअंदाज करके हमें एक बड़ा जो एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि ये प्रोटेस्ट जो है आज जिसका इतना बड़ा रूप अब आपने दिखाया अपने चैनल पर कि कहां कहां पर देश में कोने कोने में प्रोटेस्ट हुए हैं, तो ये कहना कि ये सिर्फ लिमिटेड है पंजाब हरियाणा तक, ये तो बात पुरानी हो गई। अब तो ये पूरा देश में फैल चुका है ये आंदोलन। मेरा ये मानना है कि देश में चाहे वो पंजाब हरियाणा में भी हो तब भी हमें ये प्रयास होना चाहिए कि हम इसका सेटलमेंट का रास्ता क्या ढूंढते हैं। जब ये सरकार कहती है कि हम ये 3 लॉ वापिस नहीं करेंगे, 3 कानून वापिस नहीं करेंगे, किसान कहते हैं कि 3 कानून वापिस करिए, लेकिन एक चौथा कानून की भी वो बात कर रहे हैं कि वो चौथा कानून लेकर आया जाए जिसमें कि एमएसपी जो है वो एक लीगल अधिकार बने। यही सवाल त्यागी साहब ने किया था कि सिर्फ एमएसपी लीगल करने से एक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि एग्रीकल्चर में व्यापक स्तर पर हमें जिसको हम रिफॉर्म्स कहते हैं वो लाने पड़ेंगे, लेकिन रिफॉर्म्स का मतलब यह नहीं है कि हम कॉर्पोरेट के हवाले खेती छोड़ देंगे। इसलिए ये बात जो है अहम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर लीगल राइट बनाई जाती है तो मेरा यह मानना है कि ये जो तीनों लॉ हैं जो पहले जो सरकार लेके आई है वो अपने आप इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा लॉ बहुत जरूरी है क्योंकि देश में देखा गया है कि अगर किसान मर रहा है या किसान जो है उसका आर्थिक संकट में है वो इसलिए है क्योंकि उसको आज तक अपना दाम नहीं मिला। ये तो त्यागी साहब मानेंगे कि उसको जो दाम मिलना चाहिए वो उसका जो अधिकार था वो नहीं मिला है। वो अधिकार कैसे मिल सकता है? वो अधिकार का रास्ता एक ही है कि अगर हम एमएसपी को एक कानूनी अधिकार बना दें कि उसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी। नहीं, जब एमआरपी है देश में, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया जा सकता? ये तो एक बेसिक सवाल है। लेकिन क्योंकि आज आपातकाल की बात हो रही है गुरु, अगर किसान कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस आज मना रहे हैं, गलत मना रहे हैं। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की लड़ाई है। कितना भी बड़ा तबका या कितना भी छोटा तबका क्यों ना हो, अगर उन्हें परेशानी है तो उनकी बात की सुनवाई होनी चाहिए या नहीं? यही लोकतंत्र है ना। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। संदीप जी, सुनवाई नहीं हुई तो 12 दौर की बातचीत क्यों हुई? पहली बात, 45 घंटे की बातचीत क्यों हुई? तो सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई ये कह देना ये उचित नहीं। नहीं, सुनवाई हुई। अब 5 महीने 4 दिन से कोई सुनवाई नहीं। जी हाँ जी, ये कहना ठीक रहेगा कि हाँ अभी कुछ दिनों से सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि देश की प्रायोरिटी कुछ और थी। लेकिन निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ओपन ऑफर है। सरकार ने कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। लेकिन क्या संदीप जी, हम लोगों को थोड़ा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता नहीं है? इस देश में किसान आंदोलन पहले भी हुए हैं। एक स्पष्ट नीति हुआ करती थी, एक स्पष्ट नेतृत्व हुआ करता था। आज कौन नेता है? मैं पूछना चाहता हूं। कोई नेता ही नहीं है। मुझे ये बड़ी कन्वीनियंट आर्ग्यूमेंट नहीं है क्या? नहीं, पहले नेता बताओ। पूरा नहीं करने देते हैं बात हमारी। हाँ करिए ना, मैं बीच में थोड़ा तो इंटरप्ट करता रहूंगा गुरु। संदीप जी, 1987 का आंदोलन हमें याद है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का स्पष्ट नेतृत्व था। लीडरशिप को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं था। उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी का आंदोलन था, स्पष्ट नेतृत्व था। आज नेतृत्व की कमी है, नीति की कमी है, विरोध उस कानून के खिलाफ है जो कानून लागू तक नहीं है। और संदीप जी, मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था, भारत का किसान स्वभाव से विनम्र होता है। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बक्कल उखाड़ेंगे फिर 26 तारीख को दोहराएंगे, ये उचित नहीं है। आंदोलन एक पवित्र शब्द है, आंदोलन का सम्मान है। संविधान में आंदोलन को जगह दी गई है। लेकिन इस प्रकार मैं अपने मित्रों से जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग भी आत्मचिंतन करिए। सरकार का ऑफर है, आइए बातचीत करते हैं। लेकिन इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा अच्छा उत्तर प्रदेश वो राम मंदिर के लिए आंदोलन चला, बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण था। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो, वो आंदोलन ही था ना कि और कुछ था? उसकी तो जांच हुई है और जांच की रिपोर्ट कमीशन के सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। इस आंदोलन को उस आंदोलन से तुलना करना ये उचित नहीं है। लेकिन योगेंद्र यादव, आपका कोई नेता ही नहीं है, बात किससे करें? आंदोलन का एक नेता होता है और आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीकों को तवज्जो नहीं दे रही सरकार। तो हम सरकार से पहले सर्टिफिकेट लें कि हम एक आंदोलन करना चाहते हैं। क्या हमारा नेतृत्व आपको स्वीकार है? क्या आप देखने को तैयार हैं कि कोई नेता है? आपने जो फॉर्मेट दी है उसके हिसाब से हम क्या नेता देंगे? कल से आंदोलन इस देश में इस तरह से किए जाएंगे? कल तक इस देश में इस तरह से आंदोलन हुए हैं? क्या इस देश में आंदोलनों के लिए इस तरह की कोई संहिता नहीं है? इस तरह की संहिता बनती है तो क्या इस देश में आज तक भी कोई आंदोलन हो पाता?
त्यागी कहते हैं नहीं कि इमरजेंसी के जमाने में भूल गए त्यागी जी कि उत्तर प्रदेश क्या कानून लेके आए हैं, वो तुर्की से भी ज्यादा बुरा है। वो कानून तो कहता है कि आप अगर पाए गए किसी भी तरह के सार्वजनिक आंदोलन में पाए गए लिप्त, तो तमाम जितना भी नुकसान हुआ होगा वो आपसे भरपाई करवाई जाएगी। आप भूल गए इस बात को। आप कहते हैं इमरजेंसी के अंदर कितने लोगों को अंदर किया गया, आज भी कितने लोग देशभक्त इस देश के अंदर जेल के अंदर हैं। भूल गए आप भीमा कोरेगांव, भूल गए आप किस तरह से देशभक्त लोगों को आज इस वक्त डाला जा। मेरे साथी कहते हैं कश्मीर में बातचीत शुरू हो गई है। ये देखिए कितना सुंदर लोकतंत्र का लक्षण है। इसका मतलब है वो खुद मानते हैं कि 1 साल पहले जो 1.5 साल पहले हुआ था वो लोकतंत्र का गला घोंटने का लक्षण था। किस तरह के तर्क कर रहे हैं, ये कोई नहीं कह रहा। केसी त्यागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके सवालों पर। केसी त्यागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। केसी त्यागी, योगेंद्र जी, मेरा बहुत स्नेह आपके लिए रहता है और मैं किसान आंदोलन की सारी मांगों का समर्थन करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी दूरी आप राजनीति की किसानों के सवाल से रखोगे, आपकी सफलता की उतनी ही गारंटी होगी। ये जो राजनीतिक बयान होते हैं, राजनीतिक शैली में वक्तव्य दिए जाते हैं, इससे किसानों के सवाल कमजोर पड़ते हैं। यूपी एनडीए की लड़ाई होती है तो एनडीए का पलड़ा भारी है। किसान भी, अगर आपसे मैं और बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, चूंकि मैं एक सिस्टमेटिक पॉलिटिकल ट्रेनिंग से आया हूं, मैं चाहूंगा अपने मित्र संदीप जी से कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी के किसान संगठन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके कौन कौन अध्यक्ष हैं, ये पता लगा लें। तो ये आंदोलन जो चला है, इसको तमाम अपना समर्थन देते हुए इसको राजनीति से दूर रखो। नहीं, राजनीति से दूर रखने की सलाह दे रहे हैं। गुरु प्रकाश कह रहे हैं केसी त्यागी साहब इनका नेता नहीं है। राजनीति तो नेतागिरी से आती है। यहाँ एक आंदोलन है जिसका कोई इकलौता नेता नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है नहीं, नेता पहले चुनो तभी तो बात होगी। नहीं, मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। उनके नेता हैं, उनसे बातचीत सरकार ने की है, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पे पहुंचनी चाहिए। ये भी सरकार की जिद व्यवहारिक नहीं है जो इस समय चल रही है। इसलिए दोनों को, जो आप कहते हैं, बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा। और वो लाभकारी मूल्य है कि देश का, वो लाभकारी मूल्य है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। या कक्का जी के, जी नहीं, अच्छा हो अगर नरेंद्र तोमर जी किसी दिन सिसोली चले जाएं, या मंदसौर में कक्का जी के हैं चले जाएं, या स्वराज इंडिया के मेरे मित्र रिवाड़ी में चले जाएं, तो लगेगा कि वो जो धरती पुत्र हैं, अन्नदाता हैं, उनका सम्मान हो रहा है और सरकार की भी इज्जत बढ़ेगी और इसके नेता का भी जलवा बढ़ेगा। ठीक है आलोक शर्मा, पर सवाल ये, क्योंकि आपातकाल की आज बात हो रही है, ये जो आपातकाल का राजनीति काल है, इसमें फंस गया है क्या किसान? किसान की सुनवाई हो पाएगी? या जी हमने सुना तो 12 बार सुना है हमने। नहीं, वो तो केवल आई वॉश है, केवल दुनिया को दिखाने के लिए, बिना एजेंडा के। आप 12 क्या 50 मीटिंग कर लीजिए। एजेंडा क्या था? हम ये कानून तो वापस नहीं लेंगे, मीटिंग कर लीजिए। पराली पे और उस पे हम मान गए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं देंगे। बिजली के उस पे हम मान गए हैं, पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं देंगे। ये कौन सा तरीका है? अब बात आती है कि किस तरह से किसानों को, केवल आज से नहीं, 2014 में सबसे पहले लैंड एक्विजिशन बिल आया, 3 बार ऑर्डिनेंस आया, उसका पार्लियामेंट में नहीं लेकर आए क्योंकि किसानों की जमीनें हड़पनी थी। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा जो कदम आया 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कि हम एमएसपी नहीं दे सकते हैं, 50% C2 के माध्यम से नहीं दे सकते हैं, पूरा चुनाव उसके ऊपर लड़ा। तीसरा, हम किसानों के किसी भी तरह के ऋण को माफ नहीं करेंगे। चौथा, पांचवा, जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज को छूट दी। छठा, जिस तरह से तमाम एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर GST लगा दिया 5 से 28% तक। छठा, किस तरह से जी अब किसानों का एक 2000 रुपए का एक झांसा देकर, झुंझुना देकर 20,000 रुपए उनकी जेब से निकाल दिए। 54 रुपए लीटर का डीजल 86 पहुंचा दिया। तो ये किसानों को 7वें पॉइंट के अलावा बाकी 6 पॉइंट्स पर आपके बहुत बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने भी उसी राह पर कदम उठाते दिखाई दिए थे। वो गलत तो नहीं? मैं एक सेकंड, अब आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। देवेंद्र शर्मा, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ये
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो इशू है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से प्राइसेस बढ़े हैं, जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि किसानों को नुकसान हुआ है, उनको डिस्ट्रेस सेल किसानों को फेस करनी पड़ती है, ये तो हुआ ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक चर्चा चल रही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम ये चाहते हैं कि किसान जो है वो नॉन पॉलिटिकल रहें या अपॉलिटिकल रहें। मेरा मानना है कि बहुत समय हो गया, ये कब तक हम मेमोरेंडम पेश करते रहेंगे? ये खामखा की बातें हैं। जो आदमी वोट डालता है वो पॉलिटिकल है। हर बालिग व्यक्ति इस देश में पॉलिटिकल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही मेरा कहना है कि जिस ये पॉलिटिकल क्या होता है? आप भी पॉलिटिकल है, मैं भी पॉलिटिकल हूं। जिस समुदाय का देश में 50% पॉपुलेशन का उसका योगदान है या उसका कंट्रोल है या साथ है, वो समुदाय को अब सोचना पड़ेगा कि उनको पॉलिटिकल होना पड़ेगा। क्योंकि ये हर साल बेचारे किसान ने जो कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि हमें ये दीजिए, हमें ये दीजिए, हमें मेमोरेंडम लेके आज गवर्नर के पास, कल चीफ मिनिस्टर के पास, एसडीएम के पास जाते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रतिक्रिया से निकलना पड़ेगा। अब इनको अपना पॉलिटिकल अस्तित्व दिखाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये आपातकाल को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, हम एक परिपक्व जमहूरियत हैं। 74 साल हो गए आजाद हुए, और किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी मुल्क में, और हम विश्व गुरु बनने का सपना जब देखते हैं तो हमारी ताकतें हैं, बिल्कुल हैं, एंड आई एम अ प्राउड इंडियन। लेकिन हमारे अंदर कुछ कमजोरियां भी हैं। तो हमारे अंदर वो मादा होना चाहिए कि कमजोरियों को भी हम देख सकें, अपने गिरेबान में झांकें, उन्हें दूर करें और मजबूत बने, विश्व गुरु बनने की राह पर चलें। और ऐसे में जो देश एक अग्रेरियन देश है, कृषि प्रधान देश है, वहां किसान अगर आंदोलित हैं और 5 महीने 4 दिन बातचीत ना हो, क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करता है? ये हमारी राजनीतिक जमात को जरूर सोचना होगा। नमस्कार। सबसे बड़ा